मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। कितने ही टॉपिक छूट गए हैं, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से पूछा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि ये इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हो, इस दुनिया, इस समाज, इस नौकरी को देखने की तुम्हारी दृष्टि क्या है। इसीलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को जानते हो। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीएससी के लिए अपने इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए उनके परिजन और मित्रों को दूसरे गेट से अंदर पार्क में बैठने के लिए कह दिया गया था। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां कई मेजों पर उनके प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। जिनके प्रमाण पत्र और मार्कशीट चेक हो गए थे, उन्हें आज किस बोर्ड में इंटरव्यू देना है, ये बताया जा रहा था। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे के अंदर बाहर होने लगे। इससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए हैं। प्रतियोगियों के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उनके गले सूखने लगे थे, उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगी थी। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी अग्रवाल के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर अग्रवाल आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए ये खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल इस बात के लिए भी बदनाम थे कि वो इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते हैं और सोशल साइंस एवं हिंदी मीडियम के लड़कों को कम नंबर देकर विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के का नाम पुकारा। लड़के ने अपने बाल, अपने कपड़े, अपना कोट ठीक किया और अंदर चला गया। बाहर बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अंदर उस लड़के से क्या पूछा जा रहा है। लड़का लगभग 20 मिनट के बाद इंटरव्यू देकर वापस आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लगाया जा सकता था। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि मैं 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योग कर रहा हूँ, तो चेयरमैन श्री अग्रवाल बोल पड़े कि आप रोज खाना खाते हैं, तो क्या वो भी आपकी हॉबी है? और मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर अग्रवाल बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल नहीं हंसते। मनोज समझ गया था कि इंटरव्यू की कुछ भी दिशा हो सकती है, इसीलिए उसे खुले दिमाग से अंदर जाना चाहिए। पहले से कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है। अगला लड़का बाहर आया तो वो भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी में फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे, इसीलिए डॉक्टर अग्रवाल ने उसी पर मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का दुखी हो गया और उसकी आंखें भीग गईं। लड़का अपनी आंखें छुपाता हुआ बाहर चला गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही कम नंबर थे। इतनी छोटी कमी पर श्री डॉक्टर अग्रवाल ने इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया। मनोज ने अपने कैरियर पर नजर डाली तो वह अंदर से कांप गया। 10वीं 3rd डिवीजन, 12th फेल, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में 2nd डिवीजन। डॉक्टर अग्रवाल उसका क्या हाल करेंगे,
ये सोचकर ही वो घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आ गया। उसका चेहरा प्रसन्न था। ये लड़का अब तक आए सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उसने कहा कि वो आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पूरा इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर अग्रवाल ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसने मुख्य परीक्षा में विनय सर के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया अचानक। मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, लाइब्रेरी, बाहर बागीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक ही रील की तरह मनोज की आंखों में पर्दे की तरह झिलमिलाकर आते जाते रहे। मनोज आंखें बंद किए यूं ही बैठा रहा। तभी दरवान की आवाज मनोज ने सुनी, मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाला दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे में सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठे थे। बीच में डॉक्टर अग्रवाल बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वो धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर के चेहरों पर मुस्कान थी। वो शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। शायद वो जानते थे कि प्रतियोगी इस समय बहुत तनाव में होता है, इसीलिए शुरुआती प्रश्न सरल और परिचयात्मक ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा। उसे जौरा के एसडीएम राघवेंद्र सिंह याद आ गए, जिन्होंने उसे प्रशासनिक सेवा जाने के लिए प्रेरित किया था। उसने उत्तर देना प्रारंभ किया। सर, मैं अपने गांव में टेम्पू चलाता था। एक बार मेरा टेम्पू पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एसडीएम राघवेंद्र सिंह के पास गया। राघवेंद्र सर की ईमानदारी एवं तुरंत कार्यवाही देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। डॉक्टर अग्रवाल मनोज के उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। मनोज इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल आप सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल या दिखने वाला पहला प्रश्न ही उलझ गया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की इस सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया जाएगा। झूठ बोलने से दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज आज सच बोलकर भी झूठा माना जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात का यकीन दिलाए। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसे जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीर कर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड में भी नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए वो चुप हो गया। डॉक्टर अग्रवाल मनोज को चुप देखकर खुश हो गए। उन्होंने अपने दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरा मेंबर, जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी बीए में 2nd डिवीजन है, 12th में 2nd डिवीजन है, 10th आपने 3rd डिवीजन से पास की है। आप तो बहुत कमजोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए मनोज से कहा, आपने 12th 2 साल में किया है, क्यों?
वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल का विषय राक्षस की तरह मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। वो अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल आएगा, उसे नहीं पता था। पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वो भूला नहीं था। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मुझे परीक्षा के पहले ही दिन चिकन पॉक्स हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठ माना गया था। इसीलिए 12th फेल पर वो अपनी पुरानी आदत के अनुसार ये सब झूठ बोलकर आगे उस संकट से बच सकता था। पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वो ताकत है जो उसे आज बचा सकती थी। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही। उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसीलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया था और नकल उन्हीं राघवेंद्र सिंह ने रोकी थी जिनसे मैं प्रभावित हुआ था। मनोज को नहीं पता था कि उसका ये जवाब अब आगे क्या रंग दिखाएगा। वो नहीं जानता था कि IAS के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वो बर्बाद हो जाएगा। पर उसने भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे आयोग मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में IIT के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल मानते थे। पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर में घिसटते हुए उन तक पहुंचा था। डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब IAS के इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर अग्रवाल को सौंप दी थी। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज के दिए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज को घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो ये स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहां से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वो डॉक्टर अग्रवाल के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर अग्रवाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल देखिए, आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता? एक राघवेंद्र सिंह ने 1 साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल राघवेंद्र सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जौरा टेम्पो चला रहा होता। हमें अब एक नहीं कई राघवेंद्र सिंह चाहिए और मैं वही बनने आपके सामने आया हूँ। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मनोज की बात से सहमत हैं। पर डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस भावप्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए, पर मैंने आपका पूरा करियर देखा। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर अग्रवाल भावुक नहीं निकले, वो कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले। पर मनोज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नीयत। मनोज ने डॉक्टर अग्रवाल की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल को उसका ये विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में मनोज से कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस? इंग्लिश में कमजोर परीक्षार्थी से डॉक्टर अग्रवाल
इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। मनोज को कुछ देर सोच में डूबे हुए देखकर दूसरे मेंबर ने बड़े शालीन तरीके से मनोज से कहा, मनोज, सर ये कह रहे हैं कि यह अंग्रेजी में अपनी अज्ञानता को छुपाने का बहाना है। आप अपनी इस कमजोरी के साथ देश की सेवा कैसे करेंगे? मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इंग्लिश एक बार फिर मनोज की राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। मनोज के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने मनोज को घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज आप पानी पीना चाहेंगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के ग्लास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के ग्लास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी को पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर अग्रवाल के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमजोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मजा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एक टक पानी के ग्लास को देखता रहा। फिर मनोज ने वो ग्लास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वो डॉक्टर अग्रवाल से बोला, सर मैं ये पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर मनोज के इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के ग्लास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील के ग्लास पसंद है। डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या ग्लास से? कोई भी ग्लास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर अग्रवाल और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ। असली चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वो कांच के ग्लास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो ये अंतर नहीं पड़ता कि वो इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। मनोज ने अपनी बात पूरी की। सर मैं जानता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे सीखने की हमेशा मैंने कोशिश की है। पहली बार जब मैंने मुख्य परीक्षा दी थी तो टूरिज्म के स्थान पर टेररिज्म पर एस्से लिखकर आ गया था और इंग्लिश में फेल हो गया था। पर उसके बाद 2 बार उसी इंग्लिश में भी पास हुआ। इसका अर्थ है कि मेरी इंग्लिश लगातार अभ्यास से बेहतर हो रही है। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास निकल गया, वाह मनोज। मनोज को इस प्रोत्साहन से बल मिला, पर डॉक्टर अग्रवाल की नजरें नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी रही। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मोर्चा बदलते हुए पूछा, आपके पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर आपको सिलेक्ट क्यों करें, बताएं। मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए गए कई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे उसके कैरियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड मेंबर ने 12th फेल लड़के की तुलना उनकी नज़र में हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी। मनोज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वो सब अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास में फर्स्ट आता है और अपनी हर परीक्षा में टॉप करता है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है।
मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वो स्तर नहीं मिलता कि शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से कंपटीशन कर सकें। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज की बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल फिर तस से मस न हुए। डॉक्टर अग्रवाल को शायद मनोज का उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है, अरे वो क्या शासन में भी कठिन मौकों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? आप लोगों को कुछ पूछना है? डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक दूसरे सदस्य ने मनोज से कहा, देखिए आप कुछ भी कहें, पर आपका करियर ग्राफ ये बता रहा है कि आप एक बहुत कमज़ोर विद्यार्थी रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कमज़ोर और असफल विद्यार्थी को सिविल सेवा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिविल सेवा में शार्प और टैलेंटेड लोग चाहिए। बताइए, हम आप जैसे असफल लड़के को क्यों चुनें? क्योंकि असफलता ज़रूरी है। कोई भी बड़ी सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप कई बार असफल नहीं होते। इतना कहकर मनोज ने कुछ देर सभी मेंबर को एक नज़र देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने के पहले हजारों बार असफल हुआ। केवल एक सफलता से एडिसन टैलेंटेड नहीं कहलाए, बल्कि असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ कर गिर गिर कर ही वो टैलेंटेड बने। टेंजिंग नार्गे एवरेस्ट को जीतने के पहले 7 बार असफल हुए थे। यदि वो पहली या दूसरी बार असफलता से निराश होकर घर बैठ जाते तो कभी एवरेस्ट फतेह न होकर पाते। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पहला भारतीय प्रशिक्षण यान SLV-3 लॉन्च किया तो वह अपनी उड़ान पूरी नहीं कर पाया और कुछ सेकंड बाद ही उसका मलबा समुद्र के गहरे पानी में समा गया। पर इस असफलता से कलाम साहब निराश के गर्त में नहीं डूबे और अगले 2 साल में ही उन्होंने पहला हिंदुस्तानी प्रशिक्षण यान लॉन्च कर दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊंचा किया। मनोज ने ग्वालियर की लाइब्रेरी में पढ़ी तमाम किताबों में से उदाहरण देकर अपनी बात को मजबूत बनाया। मनोज के इस जवाब का अग्रवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मनोज के उत्तर में से ही अपने मतलब का प्रश्न ढूंढ लिया। अच्छा मनोज, बताओ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फिजिक्स के किस सिद्धांत पर काम करता है? मनोज को इस तकनीकी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता। यह तो तुम्हें जानना चाहिए मनोज, डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से कहा। पर डॉक्टर अग्रवाल ने यह नहीं बताया कि मनोज को ये क्यों जानना चाहिए। मनोज चुप रहा। डॉक्टर अग्रवाल बहुत अनुभवी थे, उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी। उन्होंने मनोज पर नया हथियार आजमाया। आप हिंदी साहित्य के एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। मनोज अब तक तकनीकी ज्ञान से लबालब भरे डॉक्टर अग्रवाल को प्रभावित नहीं कर सका था। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज पर चलाया। पर मनोज ने हार नहीं मानी। उसने कहा, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य हतप्रभ रह गए। ऐसा उत्तर उन्होंने इसके पहले कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं सुना था। डॉक्टर अग्रवाल भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर
कुछ देर के लिए हिल गए। उन्होंने दूसरे मेंबर से प्रश्न पूछने के लिए कहा। उस मेंबर ने मनोज से पूछा, मनोज, कल्पना करो यदि तुम किसी शहर के पुलिस कमिश्नर हो, कुछ आतंकवादी तुम्हारे शहर पर हमला करते हैं, बताओ तुम्हारी क्या रणनीति होगी। मनोज ने कुछ देर सोचकर इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया। मैं हमेशा कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां शहर के मुख्य स्थलों पर तैनात करूंगा, जिसमें आतंकवाद विरोधी दस्ते के जवान तैनात होंगे। ये तुरंत कार्यवाही करेंगे। यदि किसी स्थल पर हमला होता है तो उसी जगह पर उन आतंकवादियों को उलझाए रखूंगा, जिससे वो शहर के दूसरी जगह न जा सकें। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाऊंगा। काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब सुनकर मेंबर ने मनोज से कहा, वेरी गुड मनोज। मनोज का जवाब समाप्त होते ही डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से कह दिया, मनोज अब तुम जा सकते हो, धन्यवाद। मनोज धन्यवाद देकर अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ जाने के लिए पलटा ही था कि बुजुर्ग मेंबर ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट है मनोज? मनोज ने खड़े खड़े बोर्ड की तरफ देखकर उत्तर दिया, लास्ट अटेम्प्ट है सर। डॉक्टर अग्रवाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेंबर इस तरह मनोज को रोककर सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या आईएएस आईपीएस बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ऑटो चलाना, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। ये तो रास्ते हैं जिन पर चलकर वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे आईपीएस बना जाए या शिक्षक। अपनी बात पूरी करके मनोज शांत खड़ा हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। गेट पर श्रद्धा मनोज का इंतजार कर रही थी। श्रद्धा ने घबराते हुए पूछा, कैसा गया इंटरव्यू? मैं तो बहुत घबरा रही थी। गांव का एक 12th फेल इंग्लिश में कमजोर लड़का जैसा इंटरव्यू दे सकता था दे दिया। अब यदि इन लोगों के मेरी उपयोगिता महसूस होगी तो मुझे चुन लिया जाएगा, अन्यथा कुछ और करेंगे, मनोज ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक, हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 29। कल फिर मिलूंगा आपसे इस कहानी के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।